देश के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्ष में काम करते रहे हैं और आज हम पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसके बारे में कुछ तथ्य और कुछ बात आपसे साझा करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। आप 50 साल से वोटर लिस्ट में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म नहीं आएगा तो आउट। और दूसरा कि आप सिटीजन है या नहीं मुझे नहीं पता, आप साबित कीजिए। इसका परिणाम इस टेबल में दिख रहा है आपको। ये टेबल दिखाती है कि अब तक इस देश में अलग अलग राज्यों में आप देखिए कितना रिमूवल हो चुका है। अगर आप इसकी आखिरी वाली टेबल पे देखें, आखिरी वाली लाइन को देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी फाइनल फिगर नहीं आए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट होने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को यदि आप छोड़ दें तो अब नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है। 90,80,000 के करीब वोट वेस्ट बंगाल में कटे हैं। हर स्टेट में वोट कट रहे हैं और इस लिस्ट को यदि आप जोड़ देंगे लगभग 6 करोड़ वोट इस देश में कट चुके हैं एसआईआर की वजह से। तो ये पूरे देश में हो रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक विशेष प्रॉब्लम थी। बीजेपी को अश्वमेध यज्ञ करना है। इस देश में परमानेंट मेजॉरिटी चाहिए और उस परमानेंट मेजॉरिटी के रास्ते में 4D की प्रॉब्लम है। हमारे प्रधानमंत्री को भी ये चीजें पसंद है तो मुझे भी पसंद आने लग गई है। 4D, 3C, तो ये 4D की प्रॉब्लम है। 4D की क्या प्रॉब्लम है? एक तो डेस्परेशन, भाई और कुछ भी हो, बंगाल का किला तो किसी भी तरह से येन केन प्रकार ने फतेह करना ही करना है। डेस्परेशन है। दूसरा, डेस्परेशन के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी की डिटेरियोरेशन है। जो भी बंगाल जानते हैं, और आप में से बहुत बंगाल के बहुत नामी गिरामी पत्रकार रहे हैं कई लोग, पिछले 2-3 साल में बीजेपी डाउन हो गई है बंगाल में। संगठन टूट रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है। तीसरी समस्या ये है कि यहां ऑपोजिशन डिटरमिन्ड है, पूरा जान लगा के खड़ा हुआ है। और चौथी समस्या ये है कि एक डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है कि बंगाल में एक बड़ा तबका है जो नेचुरली बीजेपी के खिलाफ है, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स। तो बीजेपी की जो अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा है उसमें ये 4D की प्रॉब्लम है। डेस्परेशन, डिटेरियोरेशन, डिटरमिन्ड ऑपोजिशन एंड डेमोग्राफिक इम्पेडिमेंट। तो अब कोई तरीका चाहिए जिससे कि ये इम्पेडिमेंट हटाया जा सके। ये जो चौथा इम्पेडिमेंट है, किसी ने जरूर बैठ के सोचा होगा, आकाशवाणी हुई होगी कि आप अगर किसी तरह से इस 30% में से 4-5% काट दो तो फिर मामला ठीक हो जाएगा, फिर हम इलेक्शन लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। तो एक हिडन स्क्रिप्ट है और देखिए सारा खेल उस हिडन स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। बंगाल में पहली चीज याद रखिए, मैं चाहता हूं हम सब लोग याद रखें, बंगाल की वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था एसआईआर से पहले। इनफैक्ट बंगाल वाज द मोस्ट आइडियल स्टेट इन द कंट्री। कैसे पता लगता है वोटर लिस्ट में गड़बड़ है कि नहीं है? यू कंपेयर इट टू द एडल्ट पॉपुलेशन। ये एडल्ट पॉपुलेशन बंगाल का था और ये भारत सरकार की फिगर है, हमारी फिगर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। बिफोर एसआईआर the adult population of West Bengal in the month of December was 7,67 lakhs. And what was the voters list? 7,66 lakhs. इससे आइडियल मैच मैंने कहीं नहीं देखा है। What is the match? 99.67%. इससे अच्छा मैच इस देश में किसी राज्य में नहीं था। कोई बीमारी नहीं थी जिसका इलाज किया जा रहा है, बीमारी थी नहीं, और यही बीमारी है कि बीमारी थी नहीं।
तो अब आपको बीमारी इन्वेंट करनी पड़ेगी। आगे देखिए, क्योंकि अखबारों में प्रोपेगेंडा चला, मीडिया में, कि साहब SIR से पहले बंगाल में बहुत सारे वोटर जोड़ दिए गए थे। पहली बात तो कि जो भी जोड़े थे उसके बाद भी मिला के 99.67% था, 100 क्रॉस नहीं किया था। इस देश के कई राज्य हैं जहां 100 से ज्यादा है, 107% भी है देश में कई जगह पे। बंगाल में प्रॉब्लम नहीं था। SIR से पहले बंगाल में एप्लीकेशंस आए, क्योंकि बिहार में जब खबर आई SIR की तो डर के घबरा के लोगों ने लाइन में लगना शुरू किया, बर्थ सर्टिफिकेट लेने शुरू किए, अप्लाई किया। लेकिन आप देख रहे हैं उनमें से 41% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए। जिसका चर्चा की जाती है मुर्शिदाबाद, वहां 56% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए उस टाइम। कोई सर्च नहीं हुआ, कोई दनादन वोट नहीं बढ़े। ये बात एकदम झूठ है। तीसरी बात कही जाती है कि बंगाल का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो सारे रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर बहुत गड़बड़ कर रहे थे, बताई जाती है। हमने कहा चलो इसको आंकड़े से चेक कर लेते हैं। दिस इज द रिजेक्शन रेट। जो फॉर्म 6 में नए एप्लीकेशंस दिए जा रहे थे, क्योंकि मीडिया में ये आरोप ये था कि पता नहीं लाखों हजारों लाखों नए वोटर बन रहे हैं दिन रात बंगाल में, और वहां TMC के वर्कर और ब्यूरोक्रेट्स मिलके उस वोटर्स को बनवा रहे हैं, सारी वोटर लिस्ट बर्बाद हो गई है। ये देखिए, ये लोग मई के महीने में 50% क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, जून में 41% हो रहे हैं, और SIR के बाद जो आए हैं वो 81 रिजेक्ट हुए हैं, और ये वहां की लोकल ब्यूरोक्रेसी ने रिजेक्ट किए हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किए हैं। इसका कोई पॉइंट सिर्फ इतना है, ये कहना कि लोकल ब्यूरोक्रेसी वाज हैंड इन ग्लव्स और अचानक पता नहीं लाखों वोट बनवा रहे थे, इसका कोई प्रमाण, अगर वो होता तो रिजेक्शन रेट 5% होता। यहाँ रिजेक्शन रेट 50%, 41%, बाद में तो 80% रिजेक्शन रेट है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ पार्टीजनशिप सो फार। आगे देखिए, स्टेज 1 पे शुरू हुआ। आइए प्रशांत जी, please. Welcome Prashant ji, everyone knows him, so we'll just go ahead with that. Please. ये है स्टेज 1। जब SIR शुरू हुआ, स्टेज 1 as you know is about filing enumeration form। आपने enumeration form दे दिए तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा, नहीं दिए तो कट जाएगा। वहां भी बंगाल में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ, क्योंकि ये फैलाया गया कि बंगाल में तो साहब किसी का नाम, सारे एन्यूमरेशन फॉर्म आ गए, वहां पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो रही थी। अब आप ये देख लीजिए, पूरे देश का डेटा है। डेड का कॉलम देखिए, बंगाल इज 3.2%, बाकी सारे देश में क्या है, 3, 3, 4, 2, 1, 3। इट्स एब्सोल्युटली द सेम एज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। डुप्लीकेट्स अबाउट द सेम एज इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। Absent shiftage was less than rest of the country, और absent shifted की कैटेगरी के अंदर ही सारा खेल और बदमाशी हो रही है SIR। तो बंगाल में आप ये कह सकते हैं बदमाशी कम हुई बाकी स्टेट्स, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स absent shifted कैटेगरी में है। So in other words, there was nothing, no major. It is not that Bengal had a much higher rate of enumeration than other states। जैसा सब में था वैसा ही बंगाल में हुआ। और देखिए, मैपिंग क्या क्या मतलब है, अभी आपको दिल्ली वालों को झेलनी नहीं पड़ी है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। 1-2 हफ्ते में आप सबको मैपिंग वर्ड समझ आ जाएगा। मैपिंग का मतलब ये है, एन्यूमरेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में आपके दादा पिताजी कोई जो 2002 में वोटर हो उसका नाम दीजिए, वो किस बूथ में कहां वोटर था उसका नंबर दीजिए। दिस इज कॉल्ड मैपिंग। सो यू मैप योरसेल्फ एज ए प्रोजेनी ऑफ समवन फ्रॉम योर फैमिली। और अगर मैपिंग आप ठीक नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। सो आप देखें कि क्या बंगाल में मैपिंग कैसी रही। बंगाल में, क्योंकि एलिगेशन ये था कि बंगाल में तो सबको झूठे ही मैप कर दिया था। आप ये देख लीजिए, बंगाल में 4.5% लोग हैं जो कि मैप नहीं हुए थे।
राजस्थान में 1.6% है, तमिलनाडु में 2.3% है, मध्य प्रदेश में 1.6% है। तो ये कहना कि बंगाल में आर्टिफिशियली लो था, यही आरोप था, मीडिया में चलाया गया था कि बंगाल में तो झूठे करके सबको मैप कर दिया था जी, कुछ चक्कर किया था। हाँ, बंगाल की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी उत्तर प्रदेश की। ये सॉरी, मैपिंग में उत्तर प्रदेश 8% बुरा था और गुजरात में 10%। तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनकी स्थिति इतनी क्यों बुरी थी। इन अदर वर्ड्स, बंगाल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई नई बात नहीं थी उसमें। फाइनली, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कितने केसेस पाए गए इनिशियली आइडेंटिफिकेशन में, वहां भी बंगाल में कुछ और नहीं था। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? एक सॉफ्टवेयर बैठ के चेक करता है कि आपके और आपके पिताजी के बीच में एज गैप कितना है, आपका नाम एग्जैक्टली वही है जो आपके पिताजी का है, पिताजी का नाम वही है जो पहले था, आपका नाम क्या है, एक्सेट्रा। ये देखता है, सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करता है कितने केसेस के अंदर कुछ मिसमैच मिल रहा है। बंगाल में 22% केसेस थे, मध्य प्रदेश में 40% केसेस थे, गुजरात में 27% केसेस थे। तो ऐसा नहीं कि बंगाल में ज्यादा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई बाकी देश से। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई गई। आपने कभी मध्य प्रदेश की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के बारे में कोई न्यूज रिपोर्ट पढ़ा? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ज्यादा मिले थे। प्रॉब्लम जो है वो बाद में बताएंगे क्यों लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की प्रॉब्लम हुई है बंगाल में। तो आप देख रहे हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग अनयूजुअल, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज अबाउट बंगाल इन इट्स बेसिक डेटा। सो प्रॉब्लम क्या था? पहला राउंड हुआ, पहले राउंड के अंदर सब कुछ आ गया। पहले राउंड में हम जैसे सब लोगों ने ढूंढा कि अच्छा कहां प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम थे, कलकत्ता जैसे जगहों पे अर्बन माइग्रेंट्स में ज्यादा डिलीशन हुआ। पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुड़ा जो कि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां बहुत कम लोगों के नाम कटे। लेकिन दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भी बहुत कम नाम कटे थे फर्स्ट राउंड में, सिर्फ एन्यूमरेशन वाली स्टेज में। और मैपिंग रेट जो था मतुआ सीट्स पे, जो कि बीजेपी के पक्ष में है, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा था। मतलब पहले राउंड में बात बनी नहीं। ये हम चले थे इंपेडिमेंट रिमूवल एक्सरसाइज पे, और इंपेडिमेंट रिमूव होने के बजाय बढ़ गया। मुस्लिम इलाकों के अंदर जितना सोचा था कटेंगे उतना नहीं कटा, और जहां हमारे वोट थे, मतलब बीजेपी के वोट थे, मतलब इलेक्शन कमीशन के वोट थे, तो अलग करना मुश्किल हो गया है ना। तो वहां ज्यादा वोट कट गए। So this is the problem. Impediment was not removed. अब सेकेंड फेज पे आते हैं। सारा खेल उसके बाद शुरू हुआ बंगाल में। स्टेज 2, यहां फिर इलेक्शन कमीशन आया कि अच्छा अब हम इंपेडिमेंट्स को हटाने का काम करते हैं। ऊपर से फोन आया होगा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए 8000। किसी भी राज्य में कोई माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं लगाया गया था। बंगाल इज द ओनली स्टेट विद माइक्रो ऑब्जर्वर्स, और 1 2 4 नहीं, 8 नहीं, 8000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स 20 लगाए गए, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स 10 लगाए गए। किसी भी स्टेट में 5 से ज्यादा रोल ऑब्जर्वर्स और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स नहीं थे। उत्तर प्रदेश में 4 थे, बंगाल में 10, वेरी स्पेशल। बाकी स्टेट्स में आप देख रहे हैं कोई ऑब्जर्वर्स नहीं थे। रोल ऑब्जर्वर्स भी इनफैक्ट 5 से कम थे। बंगाल में 20 रोल ऑब्जर्वर्स थे। ये सब करने के बाद भी बात नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने अपने डिसएग्रीमेंट्स जो शुरू में रिकॉर्ड किए, फॉर्चुनेटली थैंक्स टू ए वेरी गुड स्टोरी डन बाय द वायर, हमारे पास वो स्क्रीनशॉट हैं जो दिखाते हैं कि कितने डिसएग्रीमेंट हुए। इतना सब करने के बाद भी डिसएग्रीमेंट सिर्फ 1.5 लाख थे। मतलब सब कुछ आपने कर लिया, पूरी आर्मी दिल्ली से भेज दी, फिर भी सिर्फ 1.5 लाख का डिसएग्रीमेंट निकला। फिर खेल का स्टेज 3 शुरू होता है,
जहां मीडिया नैरेटिव बनाया गया कि देखिए ब्यूरोक्रेसी बहुत कुछ गड़बड़ कर रही है, और अब ईसीआई ने कहा कि तुमसे बंगाल में कुछ नहीं होगा, हम करेंगे। दिल्ली से नोटिस भेजने शुरू किए, वहां के ऑफिसर्स ने लिखकर प्रोटेस्ट किया। ये सब अंदरूनी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, ऑफिशियली उसकी कॉपी भी शायद हमारे यहां पे कहीं पे है, सॉरी। उनके एसोसिएशन ने बाकायदा लिख के, वापिस आ जाते हैं उसी में, बंगाल के ऑफिसर्स की एसोसिएशन ने लिखकर प्रोटेस्ट किया कि हमारे सिग्नेचर हैं, आप दिल्ली से उसे कैसे भेज सकते हो? मुझे पता नहीं, मेरे नाम पे सिग्नेचर हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और आखिरी 4 दिन में, वो जो स्क्रीनशॉट है उसके बाद के 4 दिन में, अचानक ये सारे ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से गए थे, रोल ऑब्जर्वर्स, जिन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे कि हाँ ये चीजें ठीक हैं, उन्होंने पलट के कहना शुरू किया, नहीं जो कल मैंने जिस चीज को ठीक बताया था वो एक्चुअली गलत है। वापस उन्होंने रिवर्स करना शुरू किया और अचानक फिर डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हुए। दिस इज द स्टोरी। दिल्ली में सबको पता नहीं है, सो आई एम सॉरी आई हैव टू टेल द स्टोरी बिकॉज़ दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड देयर। और इतने से काम नहीं चला, then the Election Commission of India approaches the Supreme Court. It's a contrived disagreement. एक झगड़ा क्रिएट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मिलॉर्ड ये लोग तो बात नहीं मान रहे, ये ऑफिसर्स तो इस लायक नहीं। इलेक्शन कमीशन इज सेइंग दैट इट्स ओन EROs आर नॉट वर्थ इट, कुछ और करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट, अब प्रशांत जी आ गए, मैं क्या बोलूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि एक लीगल अथॉरिटी, ERO इज द ओनली लीगल अथॉरिटी, और एक इलीगल अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट कहता है दोनों के बीच में मीडिएशन की जरूरत है। मैं आपके घर पे आ जाऊं, कहूं कि आपकी प्रॉपर्टी दरअसल मेरी प्रॉपर्टी है, और कोई तीसरा शरीफ आदमी आके कहे कि अच्छा दोनों के बीच में थोड़ा मीडिएशन करवा देते हैं, किस चीज का मीडिएशन भाई? This is exactly what happened there. So, Supreme Court comes up with this special solution कि अब एक जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है, एंड सुप्रीम कोर्ट यूजेस इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 142, भारत के संविधान का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिकल है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर जस्टिस के लिए जरूरी हो तो आप सारी चीजों को साइड में रख के कुछ भी कर सकते हैं। They use their power under 142 to appoint these bodies. पड़ोस के राज्यों से जजेस बुलाते हैं, उन जजेस को बैठाया जाता है और कहा जाता है आप डिस्प्यूटेड केस पे फैसला करें, और रातों रात डिस्प्यूटेड केस का नंबर 60 लाख हो जाता है। प्रशांत जी 3 दिन से राहुल शास्त्री और मैं कोशिश कर रहे हैं, हमारे बंगाल के साथी समझाएंगे ये 60 लाख का फिगर आया कहां से, हमें अभी तक पता नहीं लग रहा है। किसने कहा कि ये डिस्प्यूटेड फिगर है? क्योंकि जिस ERO को अथॉरिटी थी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, उसने तो नहीं कहा। कि किसने फैसला किया कि ये केसेस डिस्प्यूटेड है, आज तक क्लियर नहीं है। 60 लाख केसेस को डिस्प्यूटेड में डाला गया, और फिर इन जजेस से कहा गया कि आप इस पे फैसला कर दीजिए। I do not read motives into the judges. I will simply tell you how they were made to work. ये जो adjudication का system था, 3 things were happening. I'm assuming all the judges were fair. उनमें से कई दूसरे स्टेट से आए थे. I don't no reason to believe that they were party agents. They were against this one or that one. But 3 basic things were happening which made it impossible for any fair conclusion to happen. Number 1, जो उन्हें 60 लाख केसेस दिए गए, वो केसेस ही इतने बायस थे कि अगर वो, और उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इन 60 लाख में से 20 लाख केस सिर्फ 2 जिले से थे, तो आपने उनको जज करने के लिए जो केस फाइल पकड़ाई वही अपने आप में बायस्ड है। जजेस क्या कर लेंगे बेचारे। सेकंड, उनको कहा, उनको पुरानी हियरिंग जो हुई थी उसका कुछ नहीं बताया गया, कोई डॉक्यूमेंट उनके सामने नहीं थे, सिर्फ जो आपके पास अपलोडेड डॉक्यूमेंट है आपको सिर्फ उससे मैच करना है, ना आप हियरिंग कर सकते, ना आप बाकी डॉक्यूमेंट्स देख सकते। तो आंख के ऊपर पट्टी लगा के उनको कहा गया कि आपको फैसला करना है, और कितने फैसले करने हैं। राहुल शास्त्री एंड आई वर्कड अगेन ए लॉट टू सी कि
एक जज एक दिन में कितने फैसले कर रहा था? मुझे लग रहा था 350। राहुल शास्त्री कंजर्वेटिव, उसने कहा नहीं 250। मिनिमली ईच जज was passing 250 orders in one single day. I have senior bureaucrats sitting here, you would know. 250 केसेस में आप एक दिन में फैसला कर रहे हैं। 250 लोगों की जीवन मौत आप एक तरह से वोटर लिस्ट पे रहेंगे या नहीं उसका फैसला कर रहे हैं। मान लीजिए बंदा बहुत ईमानदार है, 10 घंटा काम कर रहा है। वैसे मैं ऐसे मिलता नहीं ऑफिसर्स को, पर ये जज बहुत अच्छे रहे होंगे, 10 घंटा काम करते होंगे। 1 घंटे में 25 लोगों के बारे में फैसला कर रहे हैं। अब आप बताइए, 1 घंटे में 25 लोगों का आपको फैसला करना है कि ये बंदा भारत का नागरिक है कि नहीं, उसको वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। फिर यही होगा, कारगिल हीरो कोई है, उसको आपने खारिज कर दिया। ऐसे में नंदलाल बोस के होते होते के तो क्या विसात ही क्या है। घंटे में 25 फैसले करने हैं भाई, देखा फाइल पे किया, टिक किया, आगे चले। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज व्हाट हैज लेड टू द काइंड ऑफ। तो मैं जजेस की इंटेग्रिटी पे शक नहीं कर रहा हूं इस केस में, लेकिन अगर इस तरह से आप दुनिया में हरिश्चंद्र को भी बैठा देंगे, वो भी यही तरह के फैसले देगा जो अभी हुए हैं यहाँ। एडजुडिकेशन से क्या हुआ? 27 लाख केस डिलीट हो गए। आउट ऑफ 60 लाख केसेस 45% डिलीशंस हैज टेकन प्लेस। और अनफॉर्चुनेटली इनका एक पैटर्न है, जिन जिलों में टीएमसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा उन जिलों में डिलीशंस ज्यादा हो। और इसका एक सोशल पैटर्न है, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, नहीं एक्चुअली दूसरा मैं कहूं, जिन जिन का डिलीशन हुआ है उनमें मुस्लिम्स का प्रोपोर्शन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई। मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कुछ एनजीओज का, ऑल्ट न्यूज का भी, और एक बंगाल में एनजीओ सबर, जिन लोगों ने किसी तरह से इस वोटर लिस्ट को डाउनलोड किया। मैं किसी तरह से इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप में से किसी ने भी कोशिश की हो वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की, तो वो मतलब सर पकड़ के मेरे पास आएगा। इतने मीडिया वालों के फोन आए, योगेंद्र जी इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? मैंने कहा आपको हर पोलिंग बूथ में जाना पड़ेगा, और हर पोलिंग बूथ की 5-6 लिस्ट आई होंगी, हर एक को अलग अलग डाउनलोड करना होगा, तब आप उसको कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मेड इट एज डिफिकल्ट एज इट कुड फॉर एनीवन टू गेट दीज लिस्ट्स। लेकिन उसका जब एनालिसिस हुआ है, जहां पे नंदीग्राम में मुस्लिम पॉपुलेशन इज व्हाट 36%, और डिलीशन में जो नाम आए हैं 95% मुस्लिम्स। कैसे हो सकता है? सॉरी 25 था ओरिजिनल, और लिस्ट में डिलीशन में 95%। जी, अब 25 का 30 हो सकता है, 25 का 20 हो सकता है। जो पॉपुलेशन में 25 हैं उनका डिलीशन में 95% कैसे हो सकता है? और एक नहीं केस, बार बार बंगाल, कोलकाता के केसेस आए, जितने केसेस हमने देखे हैं, देखिए भवानीपुर और बॉलीगंज, बॉलीगंज 2 का आया है। भवानीपुर में मुस्लिम का पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन है 22%, एडजुडिकेशन में गए 52%, बॉलीगंज 54% है, एडजुडिकेशन में 76%। जब जो फाइल जा रही है वही सिर्फ मुसलमानों की जा रही है, तो डिलीट तो वही होंगे, और कौन डिलीट होगा उसमें? दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये जिलावार है जो मैंने कहा था कि किन किन जिलों के केसेस दिए गए। ये आप सिर्फ पहले 4 केसेस देख लीजिए, 5 केसेस मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद और कुछ हद तक पूर्वी बर्धमान। इन सब में 50% से ज्यादा केसेस एडजुडिकेशन के लिए गए। और ये सारा इलाका कौन है? जो बंगाल थोड़ा सा भी जानता है वो जानता होगा, ये सारा मुस्लिम मेजॉरिटी कंसंट्रेट, मेजॉरिटी नहीं, मुस्लिम, हाई मुस्लिम पॉपुलेशन का एरिया, जो दिनाजपुर से शुरू होता है, मालदा तक आता है, और इस वेस्ट की तरफ जाइए तो थोड़ा सा उसमें वर्धमान का इलाका आता है। दिस इज द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, सारे वहां के केसेस गए। आगे चले, ये उसका वो है। सो आई जस्ट कम टू माय फाइनल पॉइंट। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इसकी एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट थी। फाइनली क्या हुआ? जो 27 लाख केस डिलीट हुए वो बंगाल के वोटर्स के 5% के करीब होंगे, जो एक्चुअल वोटिंग पॉपुलेशन है। इलेक्टोरेट नहीं, इलेक्टोरेट ज्यादा, इलेक्टोरेट का 3-3.5% है, लेकिन जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसका 5% है।
टीएमसी का आरोप है कि ये 27 लाख, शुरू वाले जो कटे थे 58 लाख, उसमें कोई पॉलिटिकल पैटर्न नहीं था, कम से कम मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जो 27 लाख है ये बिल्कुल उसी नियत से किए गए हैं। और ये देखिए, पहले टीएमसी का गैप था 9%, 24 में आके हो गया था 7%, और जो अनयूजुअल डिलीशंस हुए हैं ये 5% है। इसका क्या असर होगा? 2021 में टीएमसी won 36 सीट्स बाय मार्जिन ऑफ लेस देन 5%। तो 36 सीट सीधे सीधे स्कैनर में। एक और साथी हैं जिन्होंने बहुत क्लोजली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टडी किया है, वो बता रहे हैं कि 19 से 25 सीट तो बिल्कुल सीधे खतरे में है, और अगर जो मार्जिन्स में है उनको भी शामिल कर लिया जाए तो 54 से 70 सीट तक हैं। ये वो सीटें हैं जिनमें एसआईआर के डिलीशन की वजह से सीधे सीधे पॉलिटिकल आउटकम बदल सकता है। सो फाइनली द क्वेश्चन देन इज, हैज द मिशन बीन अकॉम्प्लिश्ड? जिस मिशन को लेके चले थे, क्योंकि ये स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल एक्सरसाइज था, तो क्या वो स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूव हो गया है? दैट्स अ क्वेश्चन। और ये सिर्फ पॉलिटिकल एनालिस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये इस देश के हर नागरिक का सवाल होना चाहिए, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट को क्यूरेट किया जा सकता है फिर तो कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र इस बिना पे चलता है कि वोटर सरकार को चुनते हैं, सरकार वोटर को नहीं चुनती। लेकिन यहां सरकार वोटर को चुन रही है। अगर वो होने लग गया तो उसके बाद क्या बचेगा इस लोकतंत्र में? एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कंटेम्प्ट आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही मेसी सिचुएशन के अंदर इंटरवीन करना पड़ा। मगर सवाल ये भी है कि वो मेस बनाने में खुद सुप्रीम कोर्ट की कितनी भूमिका थी। आप इजाजत देते हैं मिलॉर्ड, आप लोग इजाजत देते हैं कि इतने बड़े इंटेंस पॉलिटिकल राज्य में 4 महीना पहले वोटर लिस्ट नए सिरे से लिखी जाएगी। आप इसकी इजाजत देते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसका कहीं कोई जिक्र किसी कानून रूल कहीं पे नहीं है, उसके नाम पे 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस दिए जाएंगे। आप इसका इजाजत देते हैं कि लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, लिस्ट को इस तरीके से छुपा छुपा के डाला जाएगा। आप ऑफिशियल ईआरओ के सर पे एक नई अथॉरिटी को बनाते हैं, जजेस को, जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने ये काम कभी किया नहीं है। आप उनको इतना समय देते हैं कि इलेक्शन का समय सर पे आ गया है, और परसों आप जजमेंट देते हैं कि नहीं, ये 27 लाख लोग एपिलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। कब जाएंगे? कब फैसला आएगा? आप कहते हैं कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाएगी। वेस्ट बंगाल के सीओ ने उस दिन रात को कह दिया कि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी वो अगले चुनाव में वोट देंगे। ये असंभव है, जानते हुए आपने ऐसा किया। सो इस देश में आज लोकतांत्रिक राजनीति की जो हालत हो गई है, हर संस्था टूटती जा रही है, और लोगों का भरोसा ले दे के आखिरी दीवार है जुडिशरी। क्या वो दीवार खड़ी रहेगी? ये आस्था लेके लोग आज इस केस को देख रहे हैं। और याद रखिए, हम सबको पता है एडीएम जबलपुर केस क्या था, इमरजेंसी में था, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ को खत्म करने पे ठप्पा लगा दिया था। मैं बिना हिचक के कहना चाहता हूं, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो एडीआर जबलपुर का केस था, वही केस एसआईआर इस देश की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए है। देश की जनता की आज भी उम्मीद है कि ये रोका जाएगा, वो अंतिम दीवार नहीं गिरेगी, हम सबकी ये उम्मीद है। माफ कीजिएगा मैंने समय लिया, लेकिन काफी सूचना थी जो मैं रखना चाहता था आपके पास।